कल हम लोग मशीन इनपुट की बात कर रहे थे और हम लोगों ने बेसिक मशीन इनपुट पढ़ने की कोशिश की थी। बहुत एडवांस की बात इसलिए नहीं की क्योंकि सबसे पहले तो चांस की बात है कि यूपीएसआई मशीन इनपुट पूछे। दूसरा, अगर पूछे भी तो पुराना रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा। मैं वो पीवाईक्यू आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसमें आए थे और इनको जल्दी कैसे किया जाए, क्योंकि कल आप में से कई सारे लोग थोड़े से चिंतित थे कि ये जल्दी कैसे होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा हुआ 2017 में, जिसमें से वो आपको पूछ रहा है 1 से 4 तक। तो आपको करना क्या है, स्मार्टनेस कहां दिखानी है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करिए। प्रणाम भाई शैलू। उसने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो यह है। यानी अगर उसने एक डेटा से 3, 4 या 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट हम तब करते हैं जब वो हमसे सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछता है। अब 1 या 2 क्वेश्चन जब पूछता है तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि आखिर पूछा क्या है। दिसंबर में जनवरी में एग्जाम, दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा क्या सर? पता नहीं आप लोगों को एग्जाम की चिंता इतनी क्यों रहती है। आप पढ़िए ठीक से, एग्जाम कभी भी हो। एग्जाम लेट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई करिए ठीक से, ठीक है। दिसंबर तो भूल जाइए, दिसंबर में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यानी 4 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। तो फटाफट से इसका लॉजिक समझना है और लॉजिक समझने के बाद वो हमें कौन सा डेटा प्रोवाइड करा रहा है, कौन सा इनपुट प्रोवाइड करा रहा है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने एंड को कंपाइल कराया है। अब एंड कंपाइल होते ही यहां हमें ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने के चांसेस हैं। रीजन, क्योंकि हम यूपीएसआई के पेपर में बैठे हैं जिसका रिकॉर्ड रहा है कि इसने कभी टफ नहीं पूछा। टफ नहीं पूछा है तो हमें समझ में आ रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है और बहुत ज्यादा घुमावदार बात करेगा नहीं। तो तुरंत आप यहां से बस नीचे आ जाइए। लास्ट में यहां आपको दिख रहा है एंड आर ड्रीम, यानी देखिए ANARDMMOME, ये ओ है, ये पी है, ये PO है, ये PE है और यहां टी है, यानी प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है। क्या रखना होता है? कई कई बार ये 2 को एक साथ कंपाइल करा देता है। 2 को एक साथ कंपाइल कराने का मतलब वो जो 2 होते हैं ना, वो एक ही कमांड होती है। यहां इसने कोई कॉमा वोमा नहीं लगाया है, अदरवाइज कॉमा लगाकर भी हम कंपाइल कराते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि इसमें टोटल टर्म कितने हैं, टोटल ये इनको वर्ड्स को देखा जाए तो लगभग कितने हैं, वही 7-8 है। और हम यहां से यहां तक के स्टेप्स देखें तो कितने हैं, 7। अगर 2 को एक साथ कराता तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 स्टेप होते। मैक्स टू मैक्स कितने होते, 4 स्टेप। इसमें कितने हैं, 7 स्टेप। तो हमें समझ में आ गया कि 2 एक साथ तो कंपाइल नहीं हुए होंगे, एक एक करके ही कंपाइल कराया है। अब हमें दिया क्या है, एक इनपुट दिया है यहां पर और उसके बेस पर हमसे पूछ रहा है कि इस इनपुट का निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम चरण होगा। मैंने आपसे कहा था कि 99% केसेस में यह वाला क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि लास्ट चरण कौन सा होगा। तो लास्ट वाला चौथा होगा, 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, इस तरह से वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? जैसे ये हमारा इनपुट है, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द डिजाइनर बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये अपने आप कंपाइल कब होगा।
ये कंपाइल हो जाएगा तो फिर ये वाला कब कंपाइल होगा? क्योंकि बाद वाला कोई अपने आप कंपाइल नहीं होता, जो स्टार्टिंग में है वही कंपाइल होगा, ऐसे ऑर्डर में जो सीक्वेंस हमने देखा है। तो सबसे पहले स्टेप पर आप इसमें से किसे कंपाइल कराएंगे? बट को कंपाइल कराएंगे, आई कंपाइल नहीं होगा अपने आप। उसके बाद देखिए डिजाइनर को कंपाइल कराएंगे सेकंड नंबर पे। अब डिजाइनर के लिए डीई लिख के छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद आई का नंबर आ रहा है। अब ये आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, तो सिंपल आई पहले आ जाएगा, यानी अभी पहला और दूसरा ही स्टेप है। उसके बाद थिंक तो कंपाइल हो नहीं सकता, इसका मतलब थर्ड नंबर पर जब आप पहुंचेंगे तो आप यहां इसको कंपाइल कराएंगे। इसको कंपाइल कराने के बाद फोर्थ नंबर पर जब आप पहुंचेंगे तो आप इट को कंपाइल कराएंगे, क्योंकि थिंक आगे आ गया है, वो कंपाइल होने नहीं देगा। फिफ्थ नंबर पर जब आप पहुंचेंगे तो आप इसमें से पी है, ओ है, टी है, तो आप पी ओ को कंपाइल कराएंगे, यानी ऑफ को कंपाइल कराएंगे। सिक्स नंबर पर जब पहुंचेंगे आप तो यहां आप पार्ट को कंपाइल कराएंगे, क्योंकि थिंक आगे अड़ा हुआ है, वो किसी को अपने आप नहीं आने देगा। अब थिंक बचा है और द बचा है, यहां भी टी एच है और यहां भी टी एच है, टी एच ई है और ये टी एच आई है। तो छठवें नंबर पर, सातवें नंबर पर हम किसको कंपाइल कराएंगे? टी एच ई को कंपाइल कराएंगे, देन थिंक अपने आप कंपाइल हो जाएगा। इस तरह से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता, कितना? एक, तो हम ऐसा हिसाब लगा सकते हैं और ये इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप तो बस इसी पे मार्क करिए, ये सब मत करिए। इसी पे मार्क कैसे करेंगे? ये तो आपको करके बताया गया था। इसी पे मार्क कैसे करेंगे? जैसे हमें सबसे पहले आई का ध्यान रखना है, आई से पहले वाले सब कंपाइल होंगे, तो पहले नंबर पे ये हो गया एक। उसके बाद दूसरे नंबर पे डिजाइनर कंपाइल होगा, तीसरे नंबर पर ये अपने आप हो गया। इसका मतलब तीसरा नंबर नहीं, इसको दूसरा ही नंबर कहिए, ये तो अपने आप ही हो गया, दो ही स्टेप चले अभी आप। उसके बाद नंबर टी का, टी अपने आप कंपाइल नहीं हो रहा है, तो हमें तीसरे नंबर पर इसको कंपाइल कराना है, चौथे नंबर पर इसको कंपाइल कराना है। अभी थिंक अपने आप कंपाइल नहीं हुआ है। फिर पांचवें नंबर पर इसको कराएंगे, छठवें नंबर पर इसको कराएंगे और सातवें नंबर पर टी एच ई को कंपाइल कराएंगे, तो ये अपने आप कंपाइल हो जाएगा सातवें नंबर पर ही। इसका मतलब टोटल इसमें 7 स्टेप होंगे, यानी सातवां स्टेप इसका लास्ट स्टेप होगा या लास्ट चरण होगा। लेकिन यहां पर आपको शायद यह पता था कि वो हमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो हमसे 4 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो 4 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो आपको यह और देखना चाहिए कि इसी डेटा से, इसी इनपुट से पूछ रहा है कि इनपुट चेंज कर रहा है। तो आगे अगर हम देखें तो उसने इनपुट चेंज कर दिया, और अगले में देखें तो इनपुट चेंज कर दिया, और अगले में देखें तो इनपुट चेंज कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनपुट चेंज कब होता है और कब नहीं होता। जब आपको लगे कि लॉजिक ज्यादा आसान है, लिमिट से ज्यादा, तो समझ लेना हर क्वेश्चन का इनपुट अलग देगा वो। और जब लगे कि लॉजिक टफ है तो एक ही इनपुट देगा और एक ही इनपुट से 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। यानी ये धीरे 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 ये स्मार्टनेस जिस दिन आ जाएगी, उस दिन आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से तोड़ना और बहुत जल्दी से करना सीख जाओगे। नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई है क्लास को सर, आप पढ़ा दो डीआई। हाँ, डीआई पढ़ाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोनी। तो इसका आंसर हमें मिल गया, इसका आंसर 7वां हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये उसी डेटा पे आधारित है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था, सबसे पहले जो एक कमांड आपको दी गई थी। यहां आपको इस तरह का एक डेटा यानी इनपुट प्रोवाइड करा रहा है और आपसे पूछ रहा है का निम्नलिखित में से कौन सा चरण ये वाला होगा, यानी ये वाला चरण कब आएगा, कौन से नंबर पर आएगा। तो देखिए यहां भी सबसे आगे अटका हुआ है, क्या अटका हुआ है? टी। तो यहां कंपाइल कराने की अगर हम बात करें तो ए आर और ए एल, तो सबसे पहले ये कंपाइल होगा, दूसरे नंबर पर ये कंपाइल होगा, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर्स कंपाइल होगा, चौथे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो ओ एफ है और ओ यू है, चौथे पे ये कंपाइल होगा, पांचवें पे ये कंपाइल होगा, छठवें नंबर पर ये कंपाइल होगा और सातवें नंबर पर ये अपने आप कंपाइल हो जाएगा, यानी छठवें नंबर पर ही कंपाइल हो जाएगा। टोटल 6 स्टेप बनेंगे, लेकिन वो तो हमसे
कुछ और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ये वाला कौन सा होगा। तो इसमें कितने कंपाइल हो रखे हैं, एक ये कंपाइल हो रखा है मतलब कराया गया है, ये भी कंपाइल कराया गया, अपने आप इसमें कुछ भी कंपाइल नहीं हुआ, अपने आप इसमें सिर्फ देयर कंपाइल हुआ लास्ट में। तीसरे नंबर पर ये कंपाइल हुआ और आगे देयर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिर्फ 3 स्टेप चले हैं। तो हमें समझ में आ गया कि ये तीसरा स्टेप है इसका, ये इसका तीसरा स्टेप है। मयंक मिश्रा आंसर दे भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। शिवम आरबीएल वीडियो रुक रहा है, नहीं भाई वीडियो तो नहीं रुकना चाहिए, नेट एकदम परफेक्ट आ रहा है, अभी इससे पहले भी क्लास हुई है, नहीं नहीं बहुत एकदम परफेक्ट है। 1 महीने तबीयत खराब थी, आज क्लास ले रहा हूं, कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। गुड मॉर्निंग ऋतु, गुड मॉर्निंग, ऑल ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चंस का नेचर समझना ही सबसे मेन बात है, बाकी और कुछ नहीं है। ये इस तरह का एक इनपुट आपको दिया जा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका तीसरा चरण निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए यहां समथिंग दिया है आगे, ये समथिंग अपने आप कंपाइल हो सकता है, बाकी पीछे वाला कोई अपने आप कंपाइल नहीं हो सकता। आप जब इसको कंपाइल कराने की कोशिश करोगे तो पहले नंबर पर ब्रीज कंपाइल होगा, सेकंड नंबर पर बट कंपाइल होगा। वो तीसरे स्टेप की बात कर रहा है, और तीसरे स्टेप की जब हम बात करेंगे तो तीसरे स्टेप पे एंजॉय कंपाइल हो जाएगा और बाकी सब एज इट इज बने रहेंगे, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। तो हमें ब्रीज, बट और एंजॉय तीनों बिल्कुल बराबर में दिखाई देने चाहिए, सेम। तो सबसे पहले ब्रीज है, फिर बट है, फिर एंजॉय है, और उसके बाद समथिंग, सिमिलर, द और सी। तो यहां तो सबसे पहले सी दे रहा है, तो यह गलत हो गया पहला वाला। ब्रीज बट, यहां एंजॉय नहीं है, खत्म। ब्रीज बट एंजॉय समथिंग सिमिलर द सी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आंसर हमारा सी यानी थर्ड हो जाएगा। यस, थर्ड आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इतना स्मार्टली हम नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, जरूर करेंगे, बस आप थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। 3 हो गए, अभी इसका चौथा क्वेश्चन और होगा, क्योंकि 4 की बात की थी। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होगा। अंतिम चरण होगा, इसका मतलब पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे को सॉल्व करने की अगर हम बात करते हैं तो बस आप पासिंग का ध्यान रखिए कि ये अपने आप कंपाइल हो सकता है, बाकी सबको कंपाइल कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपाइल होगा ए, सेकंड नंबर पे कंपाइल होगा एट, थर्ड नंबर पे कंपाइल होगा क्राउड, फोर्थ नंबर पे कंपाइल होगा एंट्रेंस, फिफ्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो गैदर्ड कंपाइल होगा, और सिक्स्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप कंपाइल हो गया पासिंग, यानी फिफ्थ नंबर पर ही हुआ, 6 पेज नहीं जाना पड़ा। गैदर्ड को कंपाइल कराते ही पासिंग ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया। अच्छा, पासिंग के बाद क्या बचा होगा, एक बचा होगा स्मॉल और एक बचा होगा द, तो ये भी अपने आप कंपाइल हो गया 5वें नंबर पर ही, और ये भी अपने आप ही कंपाइल हो गया। यानी गैदर्ड को कंपाइल कराते ही बचा ही सिर्फ पासिंग, स्मॉल और द, तो वो तीनों के तीनों अपने आप कंपाइल हो गए होंगे, उनको कंपाइल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी टोटल 5 स्टेप चलना पड़ेगा, 5 स्टेप ही इसके टोटल स्टेप्स होंगे, यानी अंतिम स्टेप 5वां होगा। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग की तरह लॉजिक मिल गया तो सिंपल, नहीं तो हार्ड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, सिर्फ लॉजिक समझना ही कंपटीशन है, इसमें लॉजिक समझना उतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। लॉजिक के बाद जो क्वेश्चंस का आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना, वो बड़ा कंपटीशन है। क्योंकि इसमें लॉजिक टफ की अगर मैं बात करूं तो सारे क्वेश्चंस में नहीं आते, एक आध किसी में आता है। आसान लॉजिक आते हैं, लेकिन आसान लॉजिक के बेस पर क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार बनाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग और इसके एप्लीकेशन में जबरदस्त अंतर है। बस वो लॉजिक के मामले में कह सकते हैं कि जैसे वहां लॉजिक ढूंढना है, ऐसे यहां लॉजिक ढूंढना है। सर इस बार आईसीआर से सारे क्वेश्चंस उठाएगा यूपीएससी, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते कि कहां से कैसे उठाएगा, कौन सा क्वेश्चन बैंक है उसका, या कहां किस एआई कमांड से निकालेगा, कोई पता नहीं है अभी उसका। लेकिन सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमेगा, सिलेबस उसने दिया हुआ है पूरा। चलिए 5 से 7
इसका मतलब 5वां, 6वां और 7वां 3 क्वेश्चन इसने इस वाले डेटा के आधार पर पूछे हैं। इस डेटा को बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले इसने क्या कंपाइल कराया? शोज कंपाइल कराया है। अब देखिए इसमें कैंपस है, रूल्स है, शोज है और माउस और फास्ट। तो हमें समझ में आ रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो शोज सबसे एंड में आएगा। शायद यही लॉजिक होगा, क्योंकि फिर से वही डायलॉग, हम यूपीएसआई के एग्जाम में बैठे हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यानी आप यूपीएसआई के एग्जाम में बैठे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं सोचा जा सकता कि साहब लॉजिक बहुत टफ होगा। और वैसे पता है कमाल की बात क्या है, बहुत ज्यादा टफ लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन बनाते समय, टाइप करते समय कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो चला जाता है पब्लिशिंग में। वो लॉजिक अपने आप में फिर बहुत टफ हो जाता है। फिर लोग कोई ना कोई लॉजिक तो लगा ही लेते हैं उसमें कि ये ऐसे इस वजह से आया होगा, यहां तक लॉजिक ऐसा है और यहां से लॉजिक ऐसा होगा। क्योंकि लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि बड़ा आदमी अगर कुछ गड़बड़ भी कर दे तो लोग उसको गड़बड़ कहां मानते, लोग उसको भी बिल्कुल ठीक समझते हैं कि नहीं नहीं, उनका उद्देश्य ये नहीं है, उनका उद्देश्य ये है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो बहुत सारे लोग उसका अर्थ इतना बढ़िया बताते हैं कि नहीं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो बड़े लोगों का विरोध करना बहुत मुश्किल काम होता है, बड़े लोगों के सपोर्ट में लोग ज्यादा खड़े होते हैं। अब ये तो हमें यहां से सिर्फ एक अंदाजा लगा कि साहब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर उल्टे क्रम में है। लास्ट में जाके उस पर मोहर लगती है। लास्ट में देख लेते हैं, शोज, रूल्स, माउथ्स, फास्ट और कैम्प्स। यानी हमें समझ में आ गया, जो हम सोच रहे थे वही निकला। अब आपको ये और ध्यान देना चाहिए कि यहां देखा और डायरेक्ट यहां देखा, कहीं ऐसा तो नहीं दो दो कंपाइल करा दिए हो एक साथ। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 5-6 टर्म है इसमें और 4 स्टेप आ रहे हैं, तो दो दो तो नहीं कराए होंगे, क्योंकि दो दो कराता तो 2 ही स्टेप होते, इसमें इतने सारे स्टेप नहीं होते। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये सब एक एक से कंपाइल कराए गए हैं। चलिए ये हमसे क्या कह रहा है, उपयुक्त चरणों में अनुपालित नियमों के अनुसार निम्न इनपुट के लिए अंतिम चरण ज्ञात करें। तो ये तो सॉल्व ही नहीं करना है भाई, ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर इसमें हमसे ये पूछता कि अंतिम चरण कौन सा होगा, चौथा, 5वां, 6वां, तो ये सॉल्व करना पड़ता। वो तो ये पूछ रहा है कि अंतिम चरण इनमें से कौन सा है। तो बिल्कुल उस ऑर्डर में लगे हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, स्ट्रीट्स, कॉल्स, ब्रीफ, नैप, ये तो नहीं हो सकता, नैप पहले आना चाहिए था। और ये स्ट्रीट्स, नैप्स, क्राइस और ये कॉल्स, ब्रीफ, ब्लास्ट, ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है एकदम। तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो डायरेक्ट हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें से अंतिम चरण कौन सा है, तो उसे बिल्कुल भी सॉल्व मत करिए। बस ये स्मार्टनेस दिखाना सीखिए। ज्यादा से ज्यादा ये ऐसे सोचना है कि क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। 3 पूछे हैं इसमें, ये दूसरा है। इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त चरणों में अनुपालित नियमों के अनुसार दिए गए निम्न चरण थर्ड में कोल्स तत्व की स्थिति ज्ञात करें। यानी वो ये पूछ रहा है आपसे कि तीसरे स्टेप में ये वाला शब्द कहां पर होगा, तीसरे स्टेप में। तो सबसे पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, स्टीव्स। सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, नेप्स। और बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में ये सेकंड में ही कंपाइल हो गया, तो थर्ड स्टेप में हम आ जाएंगे इस पर। तो हमें समझ में आ गया कि थर्ड स्टेप पर पहुंचते पहुंचते अगर हम कोल्स की स्थिति देखें तो पहला, दूसरा और ये तीसरे नंबर पर होगा। यानी सबसे पहले ये स्टीर्स हो रखा होगा, देन नेप्स हो रखा होगा और उसके बाद कोल्स हो रखा होगा। यानी समझ में आ गया कि इसकी स्थिति लेफ्ट साइड से कौन सी होगी, थर्ड होगी। तो बड़ी आसानी से इसको हम बता सकते हैं, बाएं छोर से तीसरा यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। यस, सेकंड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला देखिए,
उपरोक्त चरणों के अनुपालित वही उसी के अकॉर्डिंग, अनुपालित का मतलब जो स्टार्टिंग में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग। अंतिम चरण में कोल्स और स्टीर्स के बीच तत्वों की संख्या क्या होगी? इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले अंतिम चरण तक जाने की तो जरूरत ही नहीं है, ये होगा, फिर नेप्स होगा, देन आपका कोल्स होगा। यानी हमें समझ में आ गया कि अंतिम चरण कहिए या किसी भी चरण में, तीसरे में, दूसरे में भी कहेंगे तो भी स्टीर्स और कोल्स के बीच में सिर्फ एक होगा। कोल्स और स्टीर्स के बीच में कितने तत्वों की संख्या होगी? तो हमें पता लग रहा है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही तत्व होगा, नेप्स, और आंसर हमारा एक यहां पर डी मिल रहा है। यस, डी एकदम सही आंसर दिया है। अब ये अलग है, इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए गए इनपुट के आधार पर दीजिए। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। पहले स्टेप को अगर हम देखें तो 45 इनपुट में था और 45 ही यहां है, यानी कोई बदलाव हुआ है क्या? हुआ जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बदलाव ना हो, डेफिनेटली बदलाव होगा। क्लास रुक रही है। धर्मेंद्र भाई क्लास नहीं रुकनी चाहिए, आपके एंड पर कुछ प्रॉब्लम है, आप देखिए एक बार। तो ये 45, देन 265 है, 180 है, 25 है, 98 है, 545 है, फिर उसके बाद 377 है, 299 है। तो हमें एक बदलाव दिख रहा है। सबसे एंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 545, यानी सबसे बड़ा नंबर उठकर सबसे एंड में चला गया है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप पर हम देख रहे हैं तो ये दो नंबर जो हैं उठकर आगे आ गए हैं। एक तो ये नंबर आ गया उठकर, और एक यहां से ये 25 आ गया है। अब बात करें हम थर्ड स्टेप की, तो देखिए थर्ड स्टेप में ये दो नंबर आ गए हैं जिनमें ये 377 और दूसरा नंबर 45। अब यहां ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहां सिर्फ 377 को उठाया है, 45 तो अपने आप कंपाइल हुआ हो। जरूरी नहीं है कि वो कंपाइल कराया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? उसके बाद देखिए यहां से हमने 299 को उठाया और उसके बाद एज इट इज 265, 180 एंड 98। उसके बाद 98 को उठाया है। यानी एक बात समझ में आ गई कि इसमें पहले और दूसरे स्टेप में ही कुछ अलग मामला है, बाकी तो एक एक करके कंपाइल करा रहा है। लेकिन लास्ट में अगर इसका लॉजिक समझने की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा, सेकंड नंबर का सबसे छोटा, थर्ड नंबर का सबसे बड़ा, थर्ड नंबर का सबसे छोटा, फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा और फोर्थ नंबर का सबसे छोटा। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़े नंबर को सबसे एंड में लेकर गए हैं और फिर एक एक करके कंपाइल कराते गए हैं। लेकिन केवल सेकंड स्टेप ऐसा है जिसमें दो को एक साथ कंपाइल कराया है, सबसे बड़े नंबर को और सबसे छोटे वाले नंबर को। सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों एक साथ करा दिए, बाकी सब एक एक से कंपाइल हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्रोम से नहीं रुक रही है, ठीक है भाई, क्रोम से पढ़ लो, बात एक ही है। तो चलिए देखते हैं, लॉजिक हमें समझ में आ गया है। ये एक इनपुट आपको दिया जा रहा है जिसमें पूछ रहा है आपसे तीसरे चरण का पता लगाएं जिसका दूसरा चरण ये है। वो आपसे तीसरा स्टेप पूछ रहा है कि इसका तीसरा स्टेप कौन सा होगा, और आपको ये दूसरा स्टेप दिया जा रहा है। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो चरण है वो दूसरा है। तो हमें ये पता लग गया है कि दूसरे स्टेप में क्या हो गया होगा। सबसे पहले स्टेप में तो सबसे बड़े नंबर को एंड में ले गए होंगे, और सेकंड स्टेप में सबसे बड़ा वाला आगे आ गया होगा और सबसे छोटा वाला उसके पीछे आ गया होगा। मतलब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो सिर्फ कोई एक अरेंज होगा जो बड़े नंबर्स में सेकंड नंबर पे आता होगा।
तो यहां पर इन दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों कंपाइल हो रखे होंगे, ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा, या सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में 755 कंपाइल हो रखा है, 45 कंपाइल हो रखा है। अब नंबर है सबसे बड़े नंबर का, 755 के बाद कौन सा है? 544, और बाकी सब एज इट इज। एज इट इज का मतलब 185, 290, 69, 115 एंड 355, यानी थर्ड स्टेप ये वाला होना चाहिए। अब इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे पहले ये 755 होना चाहिए, लास्ट में 355 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 755 और 355, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। 755 तो सब में है, लेकिन लास्ट में 355 किसी ऑप्शन में नहीं है, न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में। समझ पा रहे हैं आप ठीक से? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आप लोग पहले ही दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए अंतिम चरण क्या होगा? अंतिम चरण, ये इनपुट है, कोई स्टेप नहीं है, इनपुट है। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले स्टेप में? सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे एंड में लेकर जाएंगे, मतलब 280 और उसके बाद 155, 30, 240, और ये वाला पहुंच जाएगा एंड में, यानी 350। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। सबसे बड़ा यानी 350, और उसके बाद में आ जाएगा आपका 30। देन आपका एज इट इज बचा रहेगा 280 है, उसके बाद में 55 है, सॉरी 155 है, उसके बाद आपका 330 है, और उसके बाद में आपका 240 है। बात करते हैं थर्ड स्टेप की। 350 और 30 ये कंपाइल हो रखे हैं। अब हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, जो बच गए उनमें सबसे बड़ा, तो 330 हो जाएगा। उसके बाद एज इट इज बचा रहेगा 280, 155 और 240। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में 350, 30, 330, और आपका ये यहां पर इसके बाद हाईएस्ट छोटे की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारा 155, और उसके बाद ऑटोमेटिकली 280 एंड 240 बच जाएंगे। तो हमें समझ में आ गया कि चौथा स्टेप ही इसका लास्ट स्टेप होगा, अंतिम चरण होगा, डी होगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा करने की जरूरत क्यों नहीं थी? उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि कौन सा स्टेप होगा। हम गलत कर गए, हमने उधर नहीं देखा। आप लोग देख गए पहले, मैंने नहीं देख पाया। उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा स्टेप होगा अंतिम, वो तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको बस ये देखना था सबसे बड़ा सबसे छोटा, सेकंड सबसे बड़ा सेकंड सबसे छोटा, थर्ड सबसे बड़ा और थर्ड सबसे छोटा, यानी डी आंसर हो जाता। ज्यादा से ज्यादा आपको समय लगता है इसमें 20 से 22 सेकंड, उससे ज्यादा समय लगता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड में बात करेंगे, टेंशन ना लें। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए गए इनपुट के आधार पर दीजिए। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसमें लॉजिक क्या है। पहले स्टेप में इसने क्या किया है? पहले स्टेप में इसमें सबसे पहले 63 को कंपाइल कराया है, सेकंड नंबर पे फ्लेमिंग्स को कराया है, उसके बाद इसने ये 43 को कराया है, फिर गोयल को कराया है। यानी नीचे अगर हम लास्ट में देखें तो एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड, यानी एक संख्या एक शब्द है। संख्याओं का क्रम क्या है? 63, 43, 33, 23, यानी असेंडिंग ऑर्डर। और शब्दों का क्या है? एफ, जी, जे और एन, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बहुत आसान है, और आसान तो इसलिए है कि यूपीएसआई का पेपर है, बहुत ज्यादा टफ आ ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हां, ये घटता और बढ़ता क्रम है। चलिए, पहला, उपरोक्त चरणों का पालन किए नियमों के अनुसार कौन सा चरण नीचे दिए गए इनपुट में अंतिम से पहला होगा? अंतिम से पहला, इसका मतलब यह है कि इसमें अगर 6 स्टेप हुए तो अंतिम से पहला यानी 5वां होगा, 5 हुए तो चौथा होगा।
तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुल कितने स्टेप आएंगे। तो सबसे पहले नंबर आएगा, नंबर आएगा यानी एक स्टेप तो इसी के लिए हो गया। सबसे पहले नंबर आएगा। अच्छा देखिए यहां सबसे आगे क्या अटका हुआ है, सबसे आगे W अटका हुआ है, तो W और ये Y, W और Y यही कंपाइल हो सकते हैं, बाकी ये या वो अपने आप ऐसे उठ के आ जाए वो नहीं आएंगे, ये नहीं आने देगा, ये अपने आप एडजस्ट नहीं होगा। तो पहले स्टेप पे ये हो गया। सेकंड स्टेप पे कोई शब्द लेना है, शब्द जो सबसे पहले आए, सेकंड स्टेप इसका हो गया। बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप पे नंबर आएगा, थर्ड स्टेप यानी ये हो गया। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, तो फोर्थ स्टेप पे ट्राइंगल्स आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप पर ये आने के बाद अब हमें नंबर चाहिए, और नंबर की बात करेंगे तो फिफ्थ स्टेप पे ये आएगा, और फिफ्थ पे ही फिर ये आ जाएगा। लेकिन अब उसके बाद नंबर चाहिए, उसके बाद नंबर चाहिए, तो सिक्स्थ स्टेप ये इसका होगा, और सिक्स पर ही ये अपने आप अरेंज हो जाएगा, अपने आप कंपाइल हो जाएगा। तो टोटल 6 स्टेप आएंगे। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अंतिम से पहला वाला कौन सा होगा, यानी सेकंड लास्ट कौन सा होगा, तो वो 5वां होगा। क्या बात है, सोनी एंड राजन प्रजापति, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिए आप लोग, बहुत अच्छा, गुड। अगर हम इस तरह से आंसर देना, ये क्वालिटी जिस दिन आप में आ गई तो समझ लेना फिर ये टॉपिक आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए ये क्या पूछ रहा है हमसे, पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी, टोटल कितने स्टेप होंगे। तो देखिए लग गई लॉटरी, कैसे, यही डेटा आगे है सेम, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने कितने क्वेश्चन पूछे हमसे, 10 से 12, यानी 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों सेम डेटा से पूछे हों, सेम इनपुट से पूछे हों। तो एक तो ये तुरंत हो गया, सेकंड लास्ट, यहां पूछ रहा है लास्ट कौन सा होगा, तो 6वां होगा। और अंतिम में क्या पूछा है, सेम डेटा है ये भी, ये पूछ रहा है 5वां कौन सा होगा, 5वां कौन सा होगा। तो 5वें का तो हमें पता है, लास्ट में ये 11 और यमन्स ये दोनों पीछे पड़े होंगे, वो 5वां होगा, क्योंकि 6वें स्टेप पे 11 को कंपाइल कराते ही अपने आप कंपाइल हुआ था। तो बाकी सबके सब कंपाइल हो रखे होंगे, ये 2 कंपाइल नहीं हो रखे होंगे, तो लास्ट में 11 होना चाहिए और यमन्स होना चाहिए। एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो खत्म। अब इनके ऑर्डर को देख लीजिए, तो यहां 41 है, 31 है, 21 है, स्पाइरल्स है, ट्राइंगल्स है, व्हील्स है, इसका मतलब एकदम परफेक्ट है चौथा वाला। इसकी बात करते हैं 41 है, 21 है, गलत है, 31 होना चाहिए था, पहला गलत है, आंसर यहां पर फोर्थ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी भी लॉटरी लगती है कि एक ही डेटा से कई क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सर अभी तक जितने टॉपिक हो चुके हैं उनकी मैक्स प्रैक्टिस जरूरी है, जिससे भूले नहीं। अब भाई प्रैक्टिस में आप लोगों का जितना रोल है उतना रोल मेरा नहीं है, प्रैक्टिस में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपसे कहा था कि बुक मंगा लीजिए और उसमें बिल्कुल क्रम से इजी, मॉडरेट, एडवांस, पीवाईक्यू सबको लगा दीजिए लाइन से, जहां अटकते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब इतनी प्रैक्टिस शायद आप कभी कर पाए। तो एक बार कुछ करने की कोशिश करिए, सिर्फ क्लास लेते रहने से काम नहीं चलेगा। अब इसकी प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो सीख गए हैं, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, और टाइम अगर उतना ही लग रहा है तो कोई जिसकी धार थोड़ी सी तेज है वो जल्दी कराएगा, आप पीछे रह जाएंगे। नहीं नहीं बुक करते हैं, ओके, तो ये मैं कर रहा हूं ना आपके साथ, ये आपके साथ किया जा रहा है ना। और बुक में जहां भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता था, मैं थोड़ा तेज नहीं कर पा रहा हूं सर, इसको जल्दी कर सकते, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि सर इसको और जल्दी कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक डेटा आपको दिया गया है और ये कह रहा है कि फोर्थ चरण इस ऊपरी इनपुट के पुनर्विन्यास का अंतिम चरण है, यानी इसको दोबारा से जो रीअरेंज किया गया उसका अंतिम चरण है। क्या है भाई इसमें, पहली बात तो आप इसमें एक जिसका हमें डर था, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि आप ये देखना कि 2 एक साथ तो कंपाइल नहीं हो रखे हैं कहीं। इस इनपुट को अगर देखा जाए तो इस इनपुट में 7-8 कैरेक्टर हैं और सिर्फ 4 स्टेप हैं, केवल 4 स्टेप। तो या तो यह है कि ज्यादातर अपने आप कंपाइल हो रहे होंगे, या फिर यह है कि 2 एक साथ कंपाइल हो रहे होंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। हम तो बुक से ही करते हैं, वरना यूट्यूब पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं।
बुक जिस ऑर्डर में है ना, जिस सीक्वेंस में, मैं समझता हूं कुछ भी बचेगा ही नहीं। देखिए, मैं हिंदुस्तान की बहुत सारी बुक्स को जानता हूं कि बुक्स की स्थिति क्या है। ऐसी ऐसी बुक्स हैं हिंदुस्तान में जिनमें 9 10 10 हजार क्वेश्चन है, रीजनिंग की बुक्स, लेकिन एक ही क्वेश्चन 3 बार है। एक बार नाम चेंज करके, एक बार संख्या चेंज करके। यानी इसको डिवाइड बाई 3 करोगे तो हमें समझ में आ रहा है कि 3000 ही क्वेश्चन निकले, और बुक आ रही है 600 रुपए की, 550 रुपए की। हमारी बुक आपको 300 350 रुपए में मिल रही है, जिसमें 6500 क्वेश्चन है, रिपीटेशन है ही नहीं कहीं। रिपीटेशन की बात ही नहीं है कहीं कि डिटो कॉपी क्वेश्चन। डिटो कॉपी क्वेश्चन को जब आदमी करता है तो बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, छोटा बच्चा भी बोर हो जाता है। उससे 2 का पढ़ा आप रोज सुनिए, तीसरे दिन नहीं सुनाएगा, परेशान हो जाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है हमसे, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले इसने कंपाइल कराया यहां पर 92 को। उसके बाद देखिए इसने कंपाइल कराया 60 को। 60 के बाद 49 अपने आप कंपाइल हो गया है। फिर उसके बाद इसने यहां पर 02, अच्छा ये 02 अपने आप आ रहा है, यानी इसने फिर 16 को कंपाइल कराया है, 02 फिर यहां अपने आप कंपाइल हो गया है। लेकिन क्या सारे वर्ड्स को, सारे शब्दों को जैसे थे वैसे ही छोड़ता चला गया है? क्या ये एंथर सबसे आगे था? नहीं, सबसे आगे तो पोलन था। इसका मतलब यह है कि इसने डबल काम किया है। इसने शब्दों को भी अरेंज कराया है और नंबर्स को भी अरेंज कराया है। तो अब हमें इसे 2 तरीके से देखने की आवश्यकता है। यहां इसने नंबर को कंपाइल कराया है और ये वाला शब्द इसने एंड में जाके रखा है। तो लॉजिक तो समझ में आ गया, सबसे बड़ा नंबर और सबसे पहले आने वाला शब्द। सेकंड नंबर पे 60 को कंपाइल कराया है और यहां इसको आगे बढ़ा दिया है और एंड में फ्लावर को कंपाइल करा दिया है। फिर देखिए 49 आ रहा है यहां पर, और यहां इसने पोलन को कंपाइल कराया है। यहां पर इसने 16 को कंपाइल कराया है और यहां इसने स्टेमेन को कंपाइल करा दिया है, और 02 ऑटोमेटिकली कंपाइल हो गया है। ठीक है, अब यहां शब्द ये नंबर 5 है, शब्द 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कंपाइल हो गया। होने को तो यहां पर 49 भी अपने आप कंपाइल हुआ है, लेकिन 49 को एज इट इज छोड़ने के बाद उसने वहां शब्द को कंपाइल कराया है। अब आगे क्या कह रहा है? यह कह रहा है हमसे उपयुक्त चरणों का पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कितने चरणों की जरूरत होगी। अब देखिए क्वेश्चन की भाषा समझिए, क्या भाषा है। अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंतिम चरण को काउंट नहीं कर रहा हो। अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। सिर्फ अंतिम से पहले वाले, या अंतिम भी आ रहा है, तो भाषा कभी कभी परेशान करती है। हालांकि यहां जो सेंस बन रहा है ज्यादातर, वो बन रहा है कि अंतिम चरण को भी काउंट करना है, कि अंतिम चरण भी तो अपने आप में एक चरण होगा, इसलिए अंतिम से पहले पहले वालों को काउंट नहीं करना है, अंतिम को भी काउंट करना है। अगर उससे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर आप पहले वालों को देख लीजिए, क्योंकि भाषा का कोई पता नहीं है, वो तो सामने वाला ही बताएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें शब्द को सॉरी नंबर को कंपाइल कराना है। नंबर को कंपाइल कराने की बात करेंगे तो यहां पर यह सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। तो पहले नंबर पर यह कंपाइल हो गया। और शब्दों की अगर बात करूं तो H है, F है, R है, A है, पहले नंबर पर ही यह कंपाइल हो गया। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा ये अपने आप कंपाइल हो रहा है, ये अपने आप कंपाइल हो रहा है, लेकिन शब्द अपने आप कंपाइल होगा क्या? शब्द नहीं होगा। तो शब्द में ये वाला सेकंड नंबर पर हो गया। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो ये थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर पर ही ये कंपाइल हो गया। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं इसकी, और फोर्थ नंबर पर ही ये कंपाइल हो गया। और बात करते हैं इस वाले की, तो ये अपने आप कंपाइल हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर पर ही बचेगा। ये तो सारे शब्द जो हैं पीछे चले गए, सारे नंबर आगे आ गए, एक बीच में बचा, वो अपने आप सेट हो गया अपनी जगह पर।
यानी कुल मिलाकर कितने चरण आ रहे हैं? 4 चरण आ रहे हैं। टोटल स्टेप कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। वैसे भी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? टोटल कैरेक्टर इसमें कितने हैं? 9, जिसमें 5 नंबर हैं और 4 शब्द हैं। 4 शब्द 4 बार में कंपाइल हो जाएंगे। अगर एक भी अपने आप नहीं हुआ तो भी चारों के चारों 4 बार में हो जाएंगे। और नंबर 5 है, 4 को कंपाइल कराते ही 5वां अपने आप कंपाइल हो जाएगा। तो 4 से ज्यादा स्टेप तो आ ही नहीं सकते। और इसमें स्टेप्स की बात करें तो देखिए 6वां, 7वां और 5वां इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। यानी ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारी बेवकूफी रही, ये हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। इसको बिना सॉल्व किए भी हम आंसर टिक कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग प्रांशु यादव। सेम है। क्या पूछ रहा है आपसे? ऊपर एक चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार इनपुट में तीसरे चरण में बाएं से चौथे तत्व का पता लगाइए। तीसरे स्टेप में लेफ्ट साइड से चौथा क्या होगा? तो तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप पर तो ये वाला कंपाइल होगा, सेकंड स्टेप पर ये वाला कंपाइल होगा। हालांकि ये कंपाइल अपने आप हो जाएगा, लेकिन नंबर तो हो रहा है, शब्द कराना पड़ेगा, तो सेकंड स्टेप चलेगा जरूर। थर्ड स्टेप पर यह कंपाइल हो जाएगा, और वो हमसे पूछ भी यही रहा है कि थर्ड स्टेप पर बाएं से चौथा। अच्छा, इसको कंपाइल जब हम कराएंगे तो हमें पता है कि पहले स्टेप पर यह हुआ और यह हो गया पहले पर, दूसरे पर यह वाला हुआ और दूसरे पर यह हो गया, तीसरे पर यह हुआ और तीसरे पर यह हो गया। अब बचा क्या होगा? अब बचा होगा इसमें यहां 34 बचा होगा, फिर यह बचा होगा और फिर यह बचा होगा। यानी बीच में अगर बचने की बात करूं मैं तो 34 बचा होगा और ये RAN जो भी है, और उसके बाद 18 बचा होगा, और इसके आगे कुछ नंबर्स होंगे, 94 होगा, 82 होगा और 54 होगा। ये तीसरे स्टेप की बात हो रही है। बाद में वो शब्द और होंगे इसमें। तो वो आपसे पूछ रहा है कि चौथा क्या होगा, यानी बाएं से चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर पर हमें पता है 34 होगा। तो आंसर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए एक काम करिएगा आप, आज नहीं, कल नहीं, अगले 1-2 दिन बाद इन्हीं सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से एक बार करने की कोशिश करना, खुद से करना। सॉल्यूशन वॉल्यूशन इसका बिल्कुल मत देखना। नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा करना, फिर तीसरी बार करना। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ जल्दी चलने की आदत हो जाएगी, आपको शॉर्ट में सोचने का कुछ तरीके डेवलप हो जाएंगे, और खुद से जो तरीके डेवलप होते हैं वो लाइफ टाइम याद रहते हैं। ओके, शिवम कह रहे हैं कि आपने इनको कई बार कराया है इसलिए आपके लिए आसान हो जाता है। तो यही काम आपको करना है, आपको कई बार करना है, बस सिंपल। अरे मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेरे लिए कोई चक्की चंद्रमा पे लगी है उसका आटा आता है। तो आपके लिए भी सेम कंडीशन है। सेम है, उसी से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तीसरे चरण में दाएं सिरे से चौथे के बाएं में तीसरे तत्व का पता लगाइए। यानी यहां उसने रैंकिंग की बात कर दी या सिटिंग टेस्ट की बात कर दी। दाएं सिरे से चौथे के बाएं तीसरे तत्व, तो राइट साइड से चौथा और उसके लेफ्ट तीसरा। तो हमें समझ में आ गया उधर से सातवां। उधर से कौन सा? सातवां। तो हमें पता है कि आगे 2 ही बचे होंगे, इसका मतलब इस साइड से तीसरा कह लीजिए। और कौन से स्टेप की बात कर रहा है? वो तीसरे स्टेप की बात कर रहा है। तीसरे स्टेप में तीसरा 1 सेकंड का काम है। सबसे पहला ये, सबसे दूसरा ये, और तीसरा 54 होगा, 54 होगा। आंसर सी हो जाएगा। यानी इसमें उसने सिटिंग टेस्ट को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दिया है। हाँ देखिए क्या आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा। DLED स्टेट सीटेट ओके, पास करने के बाद यहां भटक रहा हूं। कोई नहीं भाई, ये कभी कभी क्या है, हम अपने इनिशियल स्टेज में जब होते हैं, जब 12th करके आते हैं, तब कुछ दिन भटक जाते हैं, फिर उन लोगों को थोड़ा लंबा भटकना पड़ता है। उस समय आपकी धार जितनी तेज थी, उस समय पढ़ने का जो मन था, उसमें उस समय आप में जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा आपने प्रॉपर पढ़ाई में नहीं लगाई। उस समय आप बट गए थे
कि भाई की शादी भी करनी है, कुछ और भी करना है, तो थोड़ा लंबा समय लग जाता है। अदरवाइज ये सब डीएलएड, सीटेट और ये यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी स्टूडेंट को 5,000 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकते सिलेक्शन लेने में। अगर मैं सामान्य जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स की बात करूं, मैं यूपीएससी के लिए भी ये गारंटी दे सकता हूं कि 10,000 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लग सकता। आईएएस होने में 10,000 घंटे काफी है। 10 घंटे पर डे पढ़ लीजिए, स्टेम पेपर पे लिख के दे सकता हूं 1,000 दिन। 1,000 दिन का मतलब पूरे 3 साल नहीं होते, आईएएस हो जाएगा आदमी। और आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें 10 घंटे पर डे पढ़ लीजिए, तो गारंटी के साथ 500 दिन, 500 दिन का मतलब लगभग 1.5 साल, लगभग 1.5 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज्यादा का समय नहीं लगता। लेकिन 10 घंटे पर डे, हम लोग 10 घंटे पर डे नहीं पढ़ते। पड़ोसी का जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, रिश्तेदार का सिलेक्शन हो जाए, रूममेट का सिलेक्शन हो जाए, उस दिन तो हम 15 घंटे पढ़ते हैं, नींद ही नहीं आती। फिर 3 दिन बाद वही एवरेज 2-2.5 घंटे पे आ जाता है। फिर एक 20-25 दिन बाद भूल जाते हैं और हम एक सगाई में चले जाते हैं। फिर 15 दिन पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि नंबर लिया तो था लेकिन फोन नहीं आया। फिर इस तरह से हम परेशान रहते हैं। तो एक्चुअल में 10 घंटे पढ़ाई तब होती है जब आप दुनिया को भूल जाए और दुनिया आपको भूल जाए। आपका कोई नहीं है और आप किसी के नहीं है, तब होती है पढ़ाई ठीक से। इसलिए कुछ दिन अपने आप को ऐसा समझो कैद कर लो कि जेल हो गई है। सिलेक्शन ना हो तो नाम बदल देना आप, डेफिनेटली होगा। 10 घंटे पर डे देके तो देखिए आप। अब एग्जाम जब सिर पर होता है, डेट जब आ जाती है, तब तो आप बिल्कुल जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं उस तरह से सब एक्टिव हो जाते हैं। और जब कोई एग्जाम नहीं है तो फिर एकदम चैन की नींद सोते हैं। तो चलते रहिए भाई, भले ही कछुए की तरह चलिए लेकिन चलते रहिए। आप हमारे मन की बात कैसे जान लेते हो? मैं आप लोगों के साथ रहता हूं भाई। उड़े गगन रज पवन प्रसंगा, नीचहु मिले कीच जल संगा। अगर हवा जो है, धूल जो है, उड़े गगन रज पवन प्रसंगा, रज का मतलब धूल, पवन से यानी हवा से दोस्ती कर ले तो आसमान में उड़ जाती है। और वही धूल अगर पानी से दोस्ती कर ले तो कीचड़ बन जाती है। तो संगति का जबरदस्त असर होता है। आप हवा के साथ रहेंगे तो हवा में उड़ेंगे, मैं आपके साथ रहता हूं तो आपके मन की बात जानता हूं। और आप पानी के साथ रहेंगे तो कीचड़ बन जाएंगे। हालांकि इसके कई सारे व्यापक अर्थ हैं जो आप समझ रहे होंगे ठीक से। एसआई का पेपर कब तक होगा? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, एसआई का पेपर या तो जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में नहीं हुआ तो फिर आप मान के चलिए मई और जून में होगा, उससे पहले फिर होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फरवरी मार्च में एग्जाम है और मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव है, तो फिर उसके बाद ही जाएगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ये एक डेटा आपको दिया जा रहा है जिसमें सभी संख्याएं 2 अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, वो तो दिखाई दे रही है, कोई नहीं। इनपुट आपको दे रहा है, इसमें क्या लॉजिक है पहले समझते हैं। सबसे पहले 88 को कंपाइल कराया। अच्छा देखिए कितने स्टेप हैं? 6। और इनको अगर देखा जाए तो ये 7-8 है, टर्म 7-8 है, 6 स्टेप है। इसका मतलब 2-2 करके कंपाइल नहीं कराए, एक एक करके ही कराए होंगे। एक आध कोई अपने आप हो गया होगा। सबसे पहले 88 को कंपाइल कराया है, देन बैक को कंपाइल कराया है, फिर 74 को कंपाइल कराया है, फ्रॉम को कंपाइल कराया है। तो हमें एंड में आते आते समझ में आ गया, एक नंबर है, एक शब्द है, एक नंबर है, एक शब्द है, एक नंबर है, एक शब्द है, एक नंबर है, एक शब्द है। शब्दों का क्रम अल्फाबेटिकल है और नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस तरह का एक हमने पहले भी देखा था। थोड़ा आसान है, आसान है तो संभावना है कि इनपुट अलग अलग दिए होंगे। इसका इनपुट अलग होगा, हो सकता है अगले क्वेश्चन का अलग हो, लेकिन ये ज्यादा अच्छी बात है कि अगले का सेम ही है। उससे आगे देखें, हाँ यहां चेंज कर दिया, 2 क्वेश्चन का सेम है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये हमसे। वो कह रहा है कि थर्ड स्टेप कौन सा होगा? थर्ड स्टेप, तो देखिए भाई थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले यहां देखिए नंबर को कंपाइल कराया। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर यानी ये तो सेम दिख रहा है 89, ये एप्पल सेम दिख रहा है। उसके बाद 54 और यहां शुगर, तो ये वाला एक ऑप्शन खत्म। 54 तीनों में दिख रहा है। अब क्या आएगा? कैट्स आएगा। ये 2 में कैट्स दिख रहा है और 1 में शुगर दिख रहा है। तो आप देखिए
अगर हमने सबसे पहले यहां से 89 उठाया, फिर एप्पल उठाया, फिर 54 उठाया, तो क्या रह जाएगा? शुगर रह जाएगा। इसका मतलब शुगर वाला ही सही होगा, बाकी कोई सही नहीं। सॉरी, कैट है इसमें, तो लास्ट वाला ही सही होगा, बाकी कोई सही नहीं होगा, थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये हमसे कह रहा है कि अंतिम चरण कौन सा होगा, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने इसको कंपाइल कराया, पहले नंबर पे अपने आप ये कंपाइल नहीं होगा। सेकंड नंबर पे हमने शब्द को यानी इसको कंपाइल कराया, ये कंपाइल नहीं हुआ। थर्ड नंबर पे हमने इसको कंपाइल कराया, ये कंपाइल अभी नहीं हुआ। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसको कंपाइल कराया, शुगर कंपाइल नहीं होगा अपने आप। सबसे पहले ही अपने आप कंपाइल होता है, उधर से तो उठ के कोई आता नहीं है। ये कंपाइल हो गया। उसके बाद नंबर की बात करते हैं तो पांचवें स्टेप पर ये कंपाइल कराया, ये फिर भी कंपाइल नहीं हुआ। छठवें स्टेप पर एक्स को कंपाइल कराएंगे, ये अपने आप कंपाइल नहीं हुआ। सातवें स्टेप पर 35 को कंपाइल कराया, उसके बाद भी ये कंपाइल नहीं हुआ। उसके बाद आठवें स्टेप पर हमने इसको कंपाइल कराया, आठवें स्टेप पर कंपाइल कराने के बाद ये कंपाइल नहीं हुआ। फिर हमने नौवें स्टेप पर जाकर इसको कंपाइल कराया, तब जाके शुगर कंपाइल हुआ। यानी कोई भी अपने आप कंपाइल नहीं हुआ, सिर्फ शुगर एक शब्द है जो लास्ट में अपने आप कंपाइल हुआ है। यानी टोटल 9 स्टेप चलना पड़ा इसके लिए। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, गलत लोगों के पास पावर है तो विकास कैसे होगा? अब बस कीजिए, इससे बच्चे क्वेश्चन हम लोग खुद कर लेंगे। अच्छा, बचे हुए क्वेश्चन खुद कर लेंगे। अब इसमें मुझे लगता है बचा नहीं है कुछ, 2-3 क्वेश्चन और होंगे, उनको और देख लेते हैं। फिर मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं को फिर से एक बार करिएगा। मैं गुरुजी को 2019 से सुन रहा हूं, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। कोई बेस्ट बुक? देखिए, बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले कुछ ऐसा लिटरेचर पढ़ना चाहिए जिसमें संवेदनाएं हों। हालांकि सारे ही लिटरेचर में संवेदनाएं होती हैं, लेकिन उसमें रस कौन सा है, तो वो रस बहुत मायने रखता है। जैसे मैं हमेशा ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा अगर साहित्य पढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद्र का साहित्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी से एक बार पूछा किसी ने कि आप एक लाइन में बताएंगे आप क्या चाहते हैं? बोले बहुत सिंपल, गरीब आखिर गरीब क्यों है। तो जो समस्याएं, जो कठिनाइयां प्रेमचंद जी के जमाने में थी वही आज हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बहुत भव्य दिव्य हो गया है, आज कुछ बहुत बदलाव हो गया है। कुछ लोगों के साथ बदलाव हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी पॉपुलेशन अभी ऐसे ही है। तो उस साहित्य को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एक्चुअल इंडिया क्या है, एक्चुअल भारत क्या है, लोग कहां जी रहे हैं, क्या स्थिति है। अदम गौंडवी जी का एक वो है, पोइम है, कविता है, चमारों की गली। आप उसको पढ़िए, आपको लगेगा कि यार क्या क्या अत्याचार होते होंगे, क्या स्थितियां रही होंगी। तो जब वो सब चीजें हमें धीरे 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 समझ में आती हैं, तो हम उस रूट लेवल से सोचना स्टार्ट करते हैं। फिर आप कुछ ऐसा साहित्य पढ़िए जहां लोग ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल जीरो से उठे और उन्होंने कमाल कर दिया। तो ऐसे साहित्य की अगर मैं बात करूं तो एक बुक है, वैसे तो 12th फेल अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एक 12th फेल जैसी ही बुक है, मी कसा झालो, मैं यह कैसे बना। एक बुक हो सकता है मार्केट में मिल जाएगी, अनुभवों का आकाश, आप उसको ले सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड, तो आपको और भी कुछ बुक्स, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक सेपियंस नाम की बुक है, वो जरूर पढ़नी चाहिए आपको। दूसरा, जीवन में फंड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, वो भी पढ़नी चाहिए आपको। तो बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए। बिहार वाले दिल्ली वालों की तरह गलती कर दी सर, आपसे पढ़कर अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब, हाँ, दो बैलों की कथा, अरे प्रेमचंद जी का तो कुछ भी उठा लेंगे तो बात ही अलग है। हम लोग साहित्य तो पढ़ते हैं, लेकिन हम साहित्य ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे
अब मेरी बुक जब देखेंगे, रीजनिंग की जो बुक है, उसका एक क्रम है कि सीखने का क्रम क्या होता है। अब दूसरी कोई बुक उठाइए, वहां कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ है कि एक टाइप लिया हमने और उस टाइप के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें टफ कितना हो सकता है, वो एक ही बार में टफ में चले गए। अरे भाई पहले इजी करवाइए उसको, उसको आदत लगाइए पढ़ने की, देन फिर थोड़े से टफ की बात करिए। तो ऐसे ही साहित्य का सिस्टम है। अब ऐसा नहीं कि साहित्य में आप सबसे पहले कुछ, अब एक बहुत जबरदस्त साहित्य है वो भी, मतलब एक बहुत अच्छी कहानी है, और एक ऐसी कहानी जो रिवर्स मोड में चलती है, वो पहली कहानी है हिंदुस्तान के साहित्य की। उसने कहा था गुलेरी जी की एक ही कहानी है, वो उसके बाद बेचारे खत्म हो गए, गजब की कहानी है। लेकिन उस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे रस हैं, कई सारी अलग अलग चीजें हैं, तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो रूट में जाने की बात है, वो रूट में जाना बहुत जरूरी होता है, हिंदुस्तान को करीब से समझना जरूरी होता है, तब आप कुछ कर पाएंगे, तब आप अपनी आपकी खुद की, दूसरों की स्थिति को समाहित कर पाएंगे, तब आप हिंदुस्तान में ठीक से एंटर हो पाएंगे। इसलिए कुछ बेसिक साहित्य जहां संवेदनाएं भरपूर हों, ऐसा साहित्य पढ़िए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आर्ट ऑफ वॉर पढ़ा है, ओके, ठीक है, पढ़ना सब कुछ चाहिए। आर्ट ऑफ वॉर को अगर आप वॉर से ही जोड़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। ये जीवन की जो लड़ाई है इसी से जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि जीवन की लड़ाई कैसे जी जाती है। असली पढ़ा लिखा आदमी, असली आदमी मैं उसको मानता हूं जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, जो टॉप आ रहा है, जो फर्स्ट आ रहा है, जिसको 80 तक के टेबल याद हैं। मेरी नॉलेज में ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ये सब रटने वाले लोग हैं। पढ़ा लिखा आदमी वो है जो जीवन के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर पूर्ण विवेक के साथ सही और गलत को पहचानने की क्षमता रखता है, और सही और गलत को पहचान कर वो एक अच्छा डिसीजन लेता है, जिसे कभी सॉरी फील नहीं करना पड़ता, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, जिसे जीवन में हमेशा ग्रोथ ही मिलती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। ऐसे जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में पढ़े लिखे होते हैं, एक्चुअल में समझदार होते हैं, एक्चुअल में विवेकवान होते हैं। चाहे उसके पास डिग्रियां हों या नहीं हो, ये कोई मायने नहीं रखती। डिग्रियों की स्थिति तो ऐसी है, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोग जिनके भाषा, व्यवहार, व्यक्तित्व में पढ़ाई लिखाई की कोई झलक नहीं है और डिग्रियां 35 हैं, ऐसे लोग कलंक हैं पढ़ने लिखने के नाम पर। आज सैटरडे है तो मैं लेट नहीं हो रहा हूं, मेरी एक 10 बजे क्लास होती है, लेकिन आज सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो अच्छा लग रहा है आपके साथ। सर जी मेरा कमेंट नहीं आ रहा है क्या? हाँ राजन भाई, आपका कमेंट प्रॉपर आ रहा है। अब बातों के चक्कर में निकल गया हो, ऊपर कुछ आपने विशेष लिखा हो तो मुझे नहीं आइडिया लगा है उसका। चलिए अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको देख लेते हैं। अगला सेम है, अगला सेम है, वही पिछला वाला ही है, देखिए, लेकिन आगे पीछे कर दिया है। यस, आगे पीछे कर दिया है। ओके, सेकंड स्टेप ले आया है वो यहां सेकंड स्टेप की बात कर रहा है, और वो आपसे पूछ रहा है कि चरणों की आवश्यकता होगी यदि किसी इनपुट का चरण सेकंड निम्न है। तो ये सेकंड वाला है, तो कुल कितने चरणों की, या और कितने चरणों की, यानी ये नहीं, दो नहीं गिनने, दो से आगे कितने और होंगे वो देखने हैं। तो देखिए ये कंपाइल हो रखा है और ये कंपाइल हो रखा है, अब आपको कंपाइल कराना है नंबर। तो तीसरा क्या, हम तो इसको पहला गिनेंगे क्योंकि दो को तो काउंट ही नहीं करना है। ये पहला हो गया, उसके बाद में दूसरा ये हो जाएगा, उसके बाद तीसरा ये हो जाएगा। शुगर तो कंपाइल होगा नहीं अब अपने आप, ये कंपाइल होने के बाद में फिर कंपाइल कराना पड़ेगा आपको, नहीं सॉरी, पहला ये कंपाइल हुआ, दूसरे नंबर पर ये कंपाइल होगा, थर्ड नंबर पर ये कंपाइल होगा, फोर्थ नंबर पर ये कंपाइल होगा, फिफ्थ नंबर पर ये वाला कंपाइल होगा, और सिक्स्थ नंबर पर ये वाला कंपाइल होगा, सेवेंथ नंबर पर ये वाला कंपाइल होगा, और सेवेंथ पर ही शुगर अपने आप कंपाइल हो जाएगा। यानी 7 स्टेप अभी इसमें और चलने पड़ेंगे, ये हमें आसानी से समझ में आ गया है। अब वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी जरूरत? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कुल कितने स्टेप आए, 9, और वो कह रहा है कि ये अगर दूसरा है तो अभी और कितने, तो टोटल 9 है, ये दूसरा है तो 7 और चलने पड़ेंगे, इसलिए 7 आंसर हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और हैं, उसके लिए भी डेटा आपको अलग से दिया गया है। 6 चरण हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि 2-2 करके शायद नहीं कराया होगा, क्योंकि
7-8 टर्म है, 6 चरण आ रहे हैं, 6 स्टेप आ रहे हैं, तो एक एक से ही कंपाइल हुआ है। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? देखिए, सबसे पहले एक शब्द है ई से स्टार्ट हो रहा है, फिर 03 यानी छोटा नंबर है, फिर आई, फिर 19, यू, ओ यू आ गया डायरेक्ट, और यहां जी है, तो समझ में आ गया। वॉवेल और वॉवेल वॉवेल वॉवेल, यानी पहले उसने वॉवेल्स को लिया है, स्वरों को लिया है। उसके बाद देखिए जी है, एम है, आर है, कॉन्सोनेंट्स को लिया है। अब नंबर्स को देखिए, 3 है, 19 है, 29 है, और वहां 10 है, यानी पहले 3, 19, 29 आ गए और उसके बाद 10 आ रहा है, तो फिर यहां भी कोई ऑर्डर है। ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो हमें समझ में आ गया, पहले वॉवेल और ऑड, फिर इवन, सॉरी कॉन्सोनेंट और इवन। ठीक है, सबसे पहले शब्द की बात हो रही है। इस तरह से हमें अगले क्वेश्चन देखने हैं। यह कह रहा है पांचवें तत्व की बाईं ओर कौन सा तत्व था? कौन से स्टेप में? पांचवें स्टेप में। पांचवें स्टेप में जो पांचवा टर्म है उसके लेफ्ट में, यानी पांचवें स्टेप का फोर्थ टर्म कौन सा होगा, आपसे यह पूछ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि पांचवें स्टेप तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर्थ स्टेप तो पहले ही सेट हो जाएगा 2-3 स्टेप चलते ही। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे शब्द की, और शब्द होना चाहिए स्टार्ट किससे? वॉवेल से। तो सबसे पहला वॉवेल ई आ रहा है यहां पर, ये ई है, ओ है और यू है, पहला ये होगा। उसके बाद नंबर, सबसे छोटा नंबर और ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये 5, ये अपने आप हो गया भाई, पहला ही हो गया ये। अब बात करते हैं, ये पहला स्टेप हुआ है अभी। अब बात करते हैं, हमें वैसे पहला स्टेप नहीं देखना है, हमें तो फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा ये देखना है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप में ई के बाद ये आ जाएगा, और इसके बाद हम बात करें 12 की, तो 12 कंपाइल हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें तो ऑड नंबर चाहिए, और ऑड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा, तो ये थर्ड स्टेप पर आएगा। और उसके बाद अच्छा हो गया चौथा, हो गया चौथा। देखिए सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा, यानी 47 होगा लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पर। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो तो पांचवें स्टेप की बात कर रहा है। अरे पांचवें स्टेप में इसमें थोड़ी बदलाव आएगा, आगे और अरेंज होते चले जाएंगे, चौथा तो वही बना रहेगा जो है। ठीक है, तो आंसर यहां पर हमारा फोर्थ हो जाए, ये हो जाएगा 47, बी वाला। लास्ट आपसे क्या पूछ रहा है? लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि अंतिम चरण में बाएं सिरे से चौथी और दाएं सिरे से पांचवी, क्या कह रहा है भाई ये? तो जो नीचे दिए गए इनपुट के लिए अंतिम चरण में बाएं सिरे से चौथी और दाएं सिरे से पांचवी है। अच्छा, वो कौन सी संख्या है जो लेफ्ट साइड से, नहीं भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है इसमें, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, ये नंबर कहां से आ गया? ये नंबर कहां से आ गया? ये तो ऊपर डेटा में है ही नहीं हमारे में। नहीं, इसमें कहीं तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे बाद में। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन 19 क्वेश्चंस को, 20वें को तो हटा ही देते हैं इस लिस्ट से, 19 क्वेश्चंस को आज, कल, परसों, 4 दिन बाद जरूर देखिएगा, और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखना। अभी देखिए, आजकल में देखिए कि ये आदमी जैसे कर रहा है वैसे हम कर पा रहे हैं क्या, फिर 2-4 दिन बाद देखिए। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ तरीके और डेवलप कर लेंगे आप, और डेवलप नहीं करेंगे तो कम से कम इनकी धार थोड़ी तेज हो जाएगी, ये थोड़े से ज्यादा शार्प हो जाएंगे, ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ज्यादा अच्छे से आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफी अच्छी क्लास रही, काफी मन के साथ आपने पढ़ा, बीच बीच में आप थोड़े से भटकते रहे, थोड़ी और पहलुओं पर बात करते रहे, लेकिन ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि अरे सर आप राजनीति की बात बहुत करते हैं, आप टीचर हैं, आपको राजनीति की बात करने से क्या मतलब है? तो मैं ऐसा मानता हूं कि जहां राजनीति पर हमारा जीवन निर्भर हो, वहां राजनीति की बात हम नहीं करेंगे तो क्या 80 साल के बुढ़े करेंगे?
अरे हमारा सारा जीवन राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। कौन सी पार्टी आएगी, कब वैकेंसी आ सकती है, कब नहीं आ सकती है, कौन सी पार्टी, कौन सा आदमी हमारे फेवर में काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये हमारे जीवन से जुड़ा है भाई। तो राजनीति की बात अगर आज का युवा नहीं करेगा तो वह बुढ़ा करेगा। तो अगर पढ़ने के साथ साथ आप राजनीति की बात नहीं करते, राजनीति पर विचार नहीं करते, और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ राजनीति हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की राजनीति पर चर्चा करिए, दुनिया की राजनीति पर चिंतन करिए। दुनिया के जितने दृष्टिकोण हो सकते हैं, दुनिया को देखने के जितने पहलू हो सकते हैं, सब पर सोचना स्टार्ट करिए। क्योंकि लोग जो सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, वही कुछ कर पाते हैं। जो बस ऐसे ही न्यूज सुन ली या बस पढ़ने में लगे हैं रट्टू तोता की तरह, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं होती। नौकरी मिलने के बाद भी वो नौकरी रहता है, वहां भी उसको गुलामी वाली फील आती है। ठीक है, तो चीजों पर सोचना बहुत जरूरी है। एक रिक्वेस्ट है यूपीएसआई के लिए फुल मॉक, आप बिल्कुल चिंता न करिए, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट प्रॉपर प्रिपेयर हो चुके हैं और वो हम कराएंगे। बस वेट कर रहे हैं कि जिस दिन डेट आ जाए उसी दिन स्टार्ट करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि जब तक डेट नहीं आएगी तब तक आप लोग ठीक से उसको नहीं देखेंगे, आप उसको बहुत लाइट लेंगे, तो हमारी मेहनत भी होगी और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।